गोली की आवाज अब सिर्फ फिल्मों के साउंड इफेक्ट तक सीमित नहीं रही है। अब वो सिर्फ दो गैंगस्टरों की गैंग वॉर में भी नहीं गूंजती, बल्कि उसकी गूंज रैप बीट्स में सुनाई देने लगी है, म्यूजिक वीडियोस में दिखाई देती है। और हैरानी की बात यह है कि उस आवाज का आकर्षण अब कुछ कलाकारों को भी अपनी ओर खींचने लगा है। एक दौर था जब गन, गोली, माफिया, डॉन और गैंग जैसे शब्द सिर्फ फिल्मों के डायलॉग हुआ करते थे या फिर पुलिस की चार्जशीट और अपराधियों की बातचीत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द गानों के बोल बन गए, फिर युवाओं की भी जुबान पर चढ़े और देखते ही देखते एक पूरा गन कल्चर जन्म लेता है। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का पूरा काम किया है। इंस्टाग्राम रील्स पर बंदूकें स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं। रैप गानों में गैंगस्टर लाइफस्टाइल को ग्लैमर मिलने लगा है और वायरल वीडियोस ने अपराधियों को ऐसा मंच दे दिया है जहां खौफ भी कंटेंट बन गया है और बदनामी भी पहचान। सबसे डराने वाली बात यह है कि अब गैंगस्टर सिर्फ अंडरवर्ल्ड की अंधेरी गलियों में नहीं मिलते हैं, वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, आपके सोशल मीडिया फीड में है और कई बार उन्हीं चेहरों के साथ दिखाई देते हैं जिन्हें कभी लोग कलाकार, प्रोड्यूसर या परफॉर्मर के रूप में जानते थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल में शामिल होने वाले कई चेहरे कभी अपराधी नहीं थे। कोई रैपर था, कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर था, कोई कलाकारों के साथ मंच साझा किया करता था, यानी कि आर्टिस्ट थे। लेकिन देखते ही देखते वही आर्टिस्ट अपराध की दुनिया का ऐसा नाम बन गए जिनके नाम से बिल्डर, बिजनेसमैन, सिंगर और बड़े कारोबारी तक डरने लगे। आज हालात ऐसे हैं कि कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी भारत में गोलियां चलवा सकता है। कोई दुबई, लंदन या कनाडा में बैठकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है और कुछ ही घंटों बाद दिल्ली, एनसीआर या हरियाणा की किसी सड़क पर गोलियां चल जाती हैं। फायरिंग होती है, फिरौती मांगी जाती है और कुछ ही मिनटों में उसी हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ले ली जाती है। यहीं से शुरू होती है उस नई दुनिया की कहानी जहां माइक और मर्डर, स्टूडियो और सिंडिकेट, बीट्स और बंदूकें एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय बनते चले गए हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक चेहरे की है, एक ऐसा नाम जो कभी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा था लेकिन आज पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। एक ऐसा गैंगस्टर जो 7 समुंदर पार बैठकर भारत में अपना पूरा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, सोशल मीडिया से लड़कों की भर्ती करता है, एनक्रिप्टेड ऐप्स पर आदेश देता है और हर फायरिंग के बाद अपने नाम का खौफ खुद वायरल कर देता है। ये कहानी है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल की, जिसने म्यूजिक स्टूडियो से लेकर माफिया नेटवर्क तक का सफर कैसे तय किया, विदेश भागने के बाद उसका गैंग कैसे चल रहा था और आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर की पुलिस उसे किसी भी कीमत पर भारत लाना चाहती है। अगले कुछ मिनटों में इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत कहानी समझेंगे। दीपक नांदल की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदलते अपराध तंत्र की कहानी भी है जिसमें अपराधी अब किसी शहर, राज्य या देश की सीमाओं में बंधे नहीं रह गए हैं। पहले अपराध करने के लिए गैंग का सरगना मौके पर मौजूद होता था, लेकिन अब इंटरनेट, सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स ने पूरे खेल का तरीका बदल दिया है। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां आज संगठित अपराध को सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में देख रही हैं। दीपक नांदल की बात करें तो वो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में उसका नाम स्थानीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई, मारपीट और आपराधिक विवादों में सामने आने लगा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ता गया और उसका नाम रंगदारी, फिरौती, हत्या की साजिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में भी जुड़ने लगा। जैसे जैसे उसका प्रभाव हरियाणा से निकलकर दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा, वैसे वैसे वो जांच एजेंसियों की सूची में शामिल होता चला गया। दिलचस्प बात यह है कि अपराध की दुनिया में आने से पहले दीपक नांदल की पहचान बिल्कुल अलग थी। वो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय रहा। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और परफॉर्मर के तौर पर उसने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इसी दौरान उसकी पहचान हरियाणवी सिंगर राहुल और रैपर बादशाह जैसे कलाकारों से हुई। कुछ लोकप्रिय गानों के निर्माण से उसका नाम जुड़ा
और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में जाना पहचाना चेहरा बन गया। कई इंटरव्यू में उसने इन कलाकारों के साथ काम करने की बात भी कही है। लंबे समय तक उसे राहुल फाज़िलपुरिया का करीबी सहयोगी और ऑन ग्राउंड मैनेजर भी माना जाता था। यहीं से उसकी सार्वजनिक पहचान बन गई। लेकिन समय के साथ उसके खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों की संख्या बढ़ती गई। पुलिस के अनुसार इसी दौरान उसने अपराध की दुनिया में अपने संपर्क मजबूत किए और ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया जो पहले से संगठित अपराध में सक्रिय रहे हैं। धीरे धीरे उसकी प्राथमिकता म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं बल्कि अपराध जगत बन गया। साल 2017 में गुरुग्राम में राहुल फाज़िलपुरिया के ड्रंक एंड ड्राइव विवाद के दौरान भी दीपक नांदल का नाम चर्चा में आया था। उस समय वो मीडिया के सामने आया और उसने दावा किया कि फाज़िलपुरिया शराब के नशे में नहीं थे। इस घटना के बाद दोनों की नजदीकियों पर चर्चा होने लगी। हालांकि इसके बाद आने वाले वर्षों में दोनों के रिश्तों को लेकर कई तरह के दावे और विवाद सामने आने लगे, जिनकी अलग अलग स्तर पर जांच भी होती रही। साल 2019 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक कलाल के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में भी दीपक नांदल का नाम सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कथित तौर पर फाज़िलपुरिया के खिलाफ की गई टिप्पणियों से नाराज होकर हमला किया गया था। हालांकि इस तरह के मामलों में अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया ही अंतिम आधार मानी जाती है। इसके बाद साल 2025 में एक बार फिर दीपक नांदल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। राहुल फाज़िलपुरिया पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव के नाम से फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। उस पोस्ट में 5 करोड़ रुपए के कथित लेन देन का आरोप लगाया गया था और गंभीर धमकियां भी दी गई थी। हालांकि पुलिस ने उसी समय स्पष्ट किया था कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की सत्यता की जांच की जा रही है और उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिए ऐसे दावों को जांच पूरी होने तक अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। इसी साल अगस्त 2025 में गुरुग्राम में राहुल फाज़िलपुरिया के अकाउंटेंट रोहित शौकीन की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद भी सोशल मीडिया पर दीपक नांदल के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आया था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और विभिन्न डिजिटल सबूतों, कॉल रिकॉर्ड, तकनीकी इनपुट और अन्य सुरागों के आधार पर नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया था। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां सिर्फ घटना की नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की पड़ताल करती हैं ताकि ये पता लग सके कि आदेश किसने दिया था, उसे किसने आगे बढ़ाया था और घटना को अंजाम किसने दिया था। जांच एजेंसियों के अनुसार दीपक नांदल ने भारत छोड़ने के बाद अपने नेटवर्क के संचालन का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था। हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2023 में वो भारत से बाहर चला गया था। इसके बाद उसके दुबई और फिर ब्रिटेन में सक्रिय रहने की जानकारी सामने आई थी। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि विदेश में रहते हुए उसने अपने पुराने संपर्कों को खत्म नहीं किया बल्कि डिजिटल माध्यमों के जरिए उन्हें और व्यवस्थित किया। आज संगठित अपराध का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि मोबाइल फोन और इंटरनेट बन चुका है। पुलिस का कहना है कि गैंग के सदस्य अक्सर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए निर्देश प्राप्त करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए नहीं बल्कि प्रभाव बनाने और नए लोगों तक पहुंचने के लिए भी किया जाता है। किसी घटना के बाद जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट डालना, वीडियो जारी करना या धमकी भरे संदेश वायरल करना, इन सब का उद्देश्य केवल एक होता है, डर का माहौल बनाना। कई बार ऐसी पोस्ट की प्रामाणिकता की अलग से जांच करनी पड़ती है क्योंकि हर वायरल संदेश असली हो ये जरूरी नहीं होता है। पुलिस का ये भी कहना है कि ऐसे नेटवर्क अक्सर युवाओं को आसान पैसे, तेज पहचान और ताकत का सपना दिखाकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। शुरुआत में छोटे मोटे काम देने के बाद धीरे धीरे उन्हें गंभीर आपराधिक गतिविधियों में ढकेल दिया जाता है। अंत में ऐसे लोगों के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो जेल या फिर लगातार फरारी का जीवन। अपराध की दुनिया में दिखाई देने वाली चमक बहुत कम समय की होती है, जबकि उसके कानूनी और सामाजिक परिणाम पूरी जिंदगी साथ चलते हैं। इसी वजह से हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गैंग नेटवर्क्स पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। विदेश में मौजूद आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया, प्रत्यर्पण, रेड कॉर्नर नोटिस जैसी व्यवस्थाओं का सहारा लिया जाता है। साथ ही भारत में मौजूद उनके सहयोगियों, आर्थिक नेटवर्क,
और कथित फंडिंग चैनलों की भी जांच की जाती है। लक्ष्य सिर्फ किसी एक आरोपी को पकड़ना नहीं होता है, बल्कि पूरे आपराधिक ढांचे को तोड़ना होता है। दीपक नांदाल का मामला भी इसी बदलते अपराध तंत्र की एक मिसाल माना जाता है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कथित तौर पर सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय ठिकाने, डिजिटल संचार और स्थानीय गैंग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस मामले की जांच केवल एक राज्य की पुलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि कई एजेंसियां अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई व्यक्ति जिसने कभी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया हो, वो अपराध की दुनिया तक कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसला था या फिर संगठित अपराध के उस तंत्र का हिस्सा जो हर साल नए युवाओं को अपने जाल में फंसाता है? और क्या डिजिटल दौर में विदेश बैठकर भारत में गैंग चलाने वाले नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकती है? इन सवालों के जवाब तलाशना सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उतना ही जरूरी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मैं थी खुशी सक्सेना। धन्यवाद।